हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनी सारेच स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जाने वाले क्लास 10th कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड में अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। तो इसी की तैयारी के लिए सत्र 2022-23 की त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड। तो फ्रेंड्स, जो आपकी भूगोल की बुक है, भूगोल की पुस्तक का अध्याय 3 जल संसाधन। तो फ्रेंड्स, ये अध्याय जो है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में इस अध्याय से प्रश्न पूछे जाने हैं। जल संसाधन अध्याय 3। तो फ्रेंड्स, हम आज की इस वीडियो में इसके वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने वाले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, अपने टाइम वेस्ट किया अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड सत्र 2022-23 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अध्याय 3 जल संसाधन एवं विकास, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, भूगोल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के निर्माण करवाया? जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध, झील, सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया था? 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई? 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई? तो इसका उत्तर होगा अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों पर बनाना अनिवार्य कर दिया है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अलवड़ीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अलवड़ीय जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? अलवड़ीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका निरंतर नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है? शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखी प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जल संरक्षण के लिए कृषि क्षेत्र में किस क्रांति की आवश्यकता है? शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखी प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ईसा से 1 शताब्दी पहले जल संग्रहण तंत्र कहाँ बनाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद प्रयागराज में नज़दीक श्रृंगवेरपुर में गंगा नदी की बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत भारत में कहाँ मिलते हैं? उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत भारत में कहाँ मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कलिंग, मतलब उड़ीसा। नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, अब आते हैं फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरणीय योग्य संसाधन है? व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है। 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवड़ीय जल का अनुपात बहुत कम है। यह अलवड़ीय जल हमें सतही अपवाह और भौमजल स्रोत से प्राप्त होता है, जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सतही जल को वाष्पीकरण के द्वारा
वाष्पित हो जाता है, संघनित होकर वर्षा के रूप में वापस आता है, जिससे जल नमीकरण सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है धरातलीय जल संसाधन। एक धरातलीय जल संसाधन तथा भूमिगत जल संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। धरातलीय जल संसाधन तथा भूमिगत जल संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा यहाँ पर धरातलीय जल संसाधन और भूमिगत जल संसाधन। पहला दिया हुआ वर्षा का जो जल धरातल पर प्रवाहित करता है या धरातल पर ठहरा रहता है, धरातलीय जल कहलाता है। वर्षा का जो जल धरातल की निचली परतों में समाहित हो जाता है, भूमिगत जल संसाधन कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा है धरातलीय जल नदियों, तालाबों, झीलों व पोखरों में पाया जाता है। भूमिगत जल को कुआओं व नलकूपों का निर्माण करके प्राप्त किया जाता है। तीसरा दिया हुआ है इसका उपयोग सर्वत्र सरल और सस्ता है। इसका उपयोग कठिन और महंगा है, मात्रा भी कम प्राप्त हो पाती है। और फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया धरातलीय जल संसाधन। चौथा दिया हुआ है जहाँ धरातलीय जल संपदा की मात्रा विपुल है, उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास संभव है। भूमिगत जल संसाधन। भूमिगत जल का उपयोग कृषि, घरेलू कार्यों व उद्योगों में होता है, इससे ऊर्जा का निर्माण नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आता है हमारा, बांध क्या है? बांधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? बांध क्या है? बांधों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा बांध का आशय। इसका उत्तर है बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने व बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है, जो आमतौर पर जलाशय, झील या जलभरण बनाती है। बांध का आशय जलाशय से लिया जाता है, न कि इसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है, जिसके ऊपर से या अंदर से जल रुक रुक कर या निरंतर बहता है। और इसका वर्गीकरण, बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या सिंचाई के अनुसार किया जाता है। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों की लकड़ी के बांध, तटबंध बांध का या पक्का बांध के अलावा कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध और मुख्य बांध या नीचे बांध, मध्यम बांध और उच्च बांधों में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, सरदार सरोवर बांध का महत्व लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमको सरदार सरोवर बांध का महत्व बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। यह गुजरात में नर्मदा नदी, ये बांध जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें सरदार सरोवर बांध में 4 राज्य कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात 9,490 गांवों व 173 कस्बों तथा राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त तथा मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया हुआ है, कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में बताइए। कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा गोदावरी विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तन कर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति बताए जाने से हुई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाली नदी के निचले भागों में जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि और उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया हुआ है, भारत में मानवीय उपयोग के लिए जल की प्राप्यता अपर्याप्त क्यों है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भारत में वर्षा का वितरण बहुत ही आसमान है। भारत में वर्षा का वितरण बहुत ही आसमान है। भूमिगत जल की उपलब्धता वर्षा पर निर्भर करती है। हमें पेयजल के लिए नदियों और भूमिगत जल पर निर्भर रहना पड़ता है। भूमिगत जल की सर्वत्र पीने योग्य नहीं है। भूमिगत जल
भी सर्वत्र पीने योग्य नहीं है। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में भी वर्षा जल शीघ्र बह जाता है या बाष्पीकरण होने से सूख जाता है। अतः अधिक वर्षा होते हुए भी भारत भूमि जल की प्यासी है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष आर्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।